हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टैटिक्स एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक क्लियर करते हैं। आज टॉपिक पढ़ते हैं पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं आज। ओके, पार्लियामेंट। देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट से आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आता है आर्टिकल 79 के अंदर। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्लेन किया गया है पार्लियामेंट के बारे में। ओके, पार्लियामेंट कहाँ से बोरो किया गया है, यानी ये जो हमने पार्लियामेंट का आइडिया लिया है ये किस कंट्री से लिया है। क्या था, जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना था, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि इंडिया की ही सोच थी या फिर हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने ही ये सोचा पार्लियामेंट का आइडिया। नहीं, हमसे पहले और बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो पार्लियामेंट यूज़ कर रही थी या जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो हमने वहाँ से आइडिया लिया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग चीज़ों का हमने आइडिया लिया था। तो पॉइंट मेरा ये है कि हमने पार्लियामेंट का आइडिया कहाँ से लिया। पार्लियामेंट का आइडिया लिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, हमसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट यूज़ कर रहे थे, हमने वहाँ से आइडिया लिया और इंडिया में क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग रेंसेकिंग करके, छानबीन करके एप्लीकेबल कर दिया, अलाउ कर दिया, अडॉप्ट कर लिया हमने। अब पार्लियामेंट की 3 ब्रांचेस हैं, या मैं बोल सकता हूं पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। वन इज लोकसभा, सेकेंड इज राज्यसभा एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले पार्लियामेंट, आर्टिकल 79। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं। वन इज लोकसभा, आर्टिकल 81, सेकेंड इज राज्यसभा, आर्टिकल 80 एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52। लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट आर्टिकल 52। ठीक है, तो यहाँ से 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो गए, 79, 80, 81 और आर्टिकल 52। क्लियर। अब देखो, यहाँ से पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेजरली कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप करता है, इसके तीनों पार्ट्स पढ़ने हैं हमें एक एक करके। लोकसभा पढ़ना है, राज्यसभा पढ़ना है, देन हमें क्या देखना है, प्रेसिडेंट कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लोकसभा से। आज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज लोकसभा। दिख रहा है सबको यहाँ के आर्टिकल 81। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं लोकसभा का। देखो, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एक हाउस होता है पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ पर बैठे होते हैं कुछ एमपीज जिन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पर होता है एक हेड जिसे बोलते हैं स्पीकर। ऐसे समझो ये एक क्लास है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं और स्टूडेंट्स में से किसी एक को मॉनिटर बना दिया जाता है जो लीड करता है उन लोगों को, तो वो कौन हो गया, स्पीकर। ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ एमपीज होते हैं, कितने होते हैं आगे कवर करेंगे, और क्या होता है यहाँ पे, स्पीकर होता है। ओके, सबसे पहले लोकसभा को देखो, 2 या 3 नाम से जाना जाता है लोकसभा को। फर्स्ट इज लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये लोअर हाउस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। देखो क्या होता है, लोकसभा में जो एमपी बनने के लिए एज लिमिट होती है वो होती है 25। राज्यसभा में एमपी बनने के लिए एज लिमिट होती है मिनिमम 30। तो लोकसभा में कम होता है, इसलिए उसे कहा जाता है लोअर हाउस, और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। उसके अलावा इसे कहा जाता है टेम्परेरी हाउस या हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एमपी सिलेक्ट होते हैं उनको पब्लिक वोट करती है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो पब्लिक वोट कर रही है, तो हाउस ऑफ पीपल। टेम्परेरी हाउस क्यों कहा जाता है, अस्थायी सदन बोलते हैं इसे हम हिंदी में, वो हम आगे देखेंगे एक बार क्यों इसे टेम्परेरी हाउस कहा जा रहा है। ओके, हमें देखो पढ़ना क्या है, हमें एक एक करके पढ़ना है। एमपी के बारे में फर्स्ट, सब कुछ हम एमपी के बारे में कवर करेंगे, कैसे एमपी बनते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है, क्या इलेक्शन होता है, कितनी सीट्स होती हैं। एक बार हमारा एमपी कवर हो जाता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पीकर के बारे में। सो मैं एमपी से स्टार्ट कर रहा हूँ। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या इसे बोलते हैं हम सांसद। एमपी बनने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन,
योग्यता। देखो लोकसभा का एमपी बनने के लिए सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो होते हैं एज से। तो सबसे पहले एज देखते हैं, मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, मिनिमम 25 ईयर्स एज होगी। सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होगा पर्सन। थर्ड, नॉट होल्ड एनी पोस्ट, क्या नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पर्सन को पहले रिजाइन देना होगा, उसके बाद ही वो आगे फर्दर इलेक्शन लड़ सकता है। नॉट फाउंड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया मतलब बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए पर्सन। क्या नहीं होना चाहिए, बैंक का पैसा लेके ना भागा हो या बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज नॉट अनसाउंड माइंड। नॉट अनसाउंड माइंड से क्या मतलब है, दिमागी रूप से पिछड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, दिमागी रूप से पागल नहीं होना चाहिए। तो 5 क्राइटेरिया है। फर्स्ट, मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं, नॉट फाउंड इंसॉल्वेंट। नॉट फाउंड इंसॉल्वेंट से क्या मतलब है, दिवालिया घोषित या फिर बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। एंड नॉट अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का क्या मतलब होता है, दिमागी रूप से पागल नहीं होना चाहिए। तो जो पर्सन इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो क्या लड़ सकता है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है सीट्स। देखो क्या होता है, लोकसभा में जो एमपीज हैं इनकी सीट फिक्स है। ओके, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, अधिकतम कितनी सीट्स हैं, 552, 552। प्रेजेंट में कितनी सीट्स हैं, 545। ओके, क्राइटेरिया समझो। लाइक जैसे मैं बात करूँ, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि कितनी सीट्स हम ज़रूरत पड़ने पे बढ़ा सकते हैं। कितनी सीट बढ़ा सकते हैं, 552 तक। अभी प्रेजेंट में कितनी है, 545 सीट्स हैं। ओके, ये जो 552 सीट्स हैं ये 2026 तक फ्रीज है। फ्रीज मतलब 2026 तक, 2026 तक हम इन सीट्स को नहीं बढ़ा सकते। ओके, अभी कितनी सीट्स हैं प्रेजेंट में, 545। और इन 545 सीट्स पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब से मैं थोड़े पहले की बात कर रहा हूँ। क्या होता था अब से पहले, ये जो 545 सीट्स थी इनमें भी डिवीज़न होता था। इनमें 543 सीट्स होती थी जिन पे इलेक्शन होता था, उन्हें बोला जाता था इलेक्टेड सीट्स या निर्वाचित सीट्स। और जो बाकी 2 बचती थी वो होती थी एंग्लो इंडियन के लिए, उन पर इलेक्शन नहीं होता था, उन पे क्या होता था, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन करता कौन थे, प्रेसिडेंट करते थे, बाय प्रेसिडेंट। एक बार दोबारा समझो, देखो क्या है, अभी प्रेजेंट में 545 सीट्स हैं। अब से पहले क्या होता था, इन 545 सीट्स को भी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता था। फर्स्ट थी 543, इन 545 में से 543 पर होता था इलेक्शन। 2 बची, वो होती थी एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व, जिन पे बिना इलेक्शन लड़े, यानी नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, बिना इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंट 2 लोगों का नाम लेंगे जो एंग्लो इंडियंस होंगे और उन्हें क्या बना दिया जाएगा, एमपी बना दिया जाएगा। अभी क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा अमेंडमेंट था, 104th अमेंडमेंट। 104th अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 2020 में। इसमें 2 चीजें हुई थी, एक तो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया था, उसके साथ साथ ये जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था या एंग्लो इंडियन की सीट्स थी, इनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कंप्लीटली। तो अभी एंग्लो इंडियन की सीट्स नहीं है, लेकिन 104th अमेंडमेंट से पहले या 2020 से पहले इस तरह से डिवीजन होता था। क्लियर यहां तक? ओके, तो मैक्सिमम सीट्स 552, प्रेजेंट में कितनी सीट्स है, 545 सीट्स है। ओके, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन। लोकसभा में इलेक्शन कैसे होता है, देखो इंडिया में 2 तरह से इलेक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन, सेकंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन से, जिन इलेक्शंस में पब्लिक पार्टिसिपेट करती है यानी हम लोग वोट करते हैं
उन इलेक्शंस को बोलते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें हम लोग वोट ना करके थर्ड पार्टी मतलब या तो एमएलए वोट करेंगे या एमपी वोट करेंगे, उन इलेक्शंस को बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इलेक्शन। तो लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट मतलब हम वोट करते हैं, पब्लिक वोट करती है। ओके, एक फॉर्मूला यूज किया जाता है लोकसभा में 50% + 1। ओके, इसको समझो, ये क्या है। जिस भी पार्टी के पास, मान लो 4 पार्टीज हैं ABCD, 4 पार्टीज में इलेक्शन है, 4 पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं एमपी की पोस्ट के लिए। जिस पार्टी के पास टोटल सीट्स का, टोटल कितनी है हमारी 545 सीट्स का 50% + 1 सीट्स आएंगी। जिस भी पार्टी के पास टोटल सीट्स की 50% और फिर उसमें एक +1 कर दो, जिस भी पार्टी के पास इतनी सीट्स आएंगी उसी पार्टी को माना जाएगा क्या, मेजॉरिटी पार्टी। तो मेजॉरिटी पार्टी या जीती हुई पार्टी बनने के लिए आपको क्या होना जरूरी है, आपके पास कम से कम 50% + 1 सीट्स होना जरूरी है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो एक वर्ड यूज किया जाता है कोलेशन। आप कोलेशन या गठबंधन करके भी इन सीट्स को क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, या 50% + 1 सीट्स आप क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होगा, 50% + 1 इतनी मेजॉरिटी चाहिए होगी, मेजॉरिटी पार्टी बनने के लिए इतनी सीट्स चाहिए होंगी किसी भी पार्टी को जीतने के लिए। ओके, इलेक्शन का टाइप कौन सा होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। FPTP, व्हाट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। देखो डायरेक्ट इलेक्शन होता कैसे होता है, 4 पर्सन्स खड़े हैं मान लो एक सीट्स पर, हम लोग वोट देने जाएंगे। हम वोट कैसे करेंगे, जो हमें पसंद है उसे डायरेक्ट वोट कर देंगे। लाइक कोई सेकंड पर्सन आया उसने इसको वोट किया, थर्ड पर्सन आया उसने इसको वोट किया। फाइनली क्या करते हैं, वोट काउंट करते हैं कि किसके पास ज़्यादा वोट्स हैं और उसे क्या कर दिया जाता है, विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस टाइप के इलेक्शंस को, जिसमें पर्सन या फिर जो पब्लिक है वो एक ही पर्सन को वोट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम, FPTP या फर्स्ट पास द पोस्ट। ओके, अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसे ही तो इलेक्शंस होते हैं सारे, नहीं। जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उनके लिए दूसरा तरीका यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंशियल मेथड। वो हम राज्यसभा में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इलेक्शंस कैसे होते हैं डायरेक्ट, और इलेक्शंस के लिए मेथड कौन सा यूज होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। क्लियर। ओके, ओके, अब लेट्स सपोज करो कोई पार्टीज है, यहाँ पे 4 पार्टीज हैं। ए पार्टी ने 300 सीट्स जीती, तो ए पार्टी कैसी हो गई पार्टी, उसके पास 50% + 1 सीट्स हैं, तो ये पार्टी हो गई हमारी मेजॉरिटी पार्टी। ठीक है, और मेजॉरिटी पार्टी से क्या अपॉइंट किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ पे। तो हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किस पार्टी से होने चाहिए वो, जनरली कौन सी पार्टी से होंगे वो, मेजॉरिटी पार्टी से होंगे, जो जीती हुई पार्टी होगी। किससे एडवाइस लेंगे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, मेजॉरिटी पार्टी लीडर। तो जो पार्टी का लीडर होता है उससे एडवाइस लेके प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ओके, लेट्स सपोज करो ए पार्टी क्या हो गई हमारी, मेजॉरिटी पार्टी हो गई या जीती हुई पार्टी हो गई, इसके पास 50% + 1 या उससे ज़्यादा सीट्स आ गई। अब क्या होगा, 6 महीने तक मान लो सरकार चल रही है, 6 महीने बाद यहाँ से 50 लोगों ने रिज़ाइन दे दिया, तो यहाँ पे कितने बचे, अब 250 बचे। 250 50% + 1 नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है 50% + 1 सिर्फ जीतने के टाइम पे ही नहीं होने चाहिए, जब तक सरकार चलेगी। सरकार कितने टाइम तक चलती है, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक। तो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक कम से कम इतने MPs बने रहने चाहिए। अगर इनमें से मेजॉरिटी कम हो जाती है, 50% + 1 से कम हो जाती है, तो प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं उस केस में, लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। कैन डिसॉल्व लोकसभा। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। किस कंडीशन में, अगर पार्टी के पास 50% + 1 मेजॉरिटी नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है टेम्परेरी हाउस। तो मैंने बताया था आपको टेम्परेरी हाउस मैं आगे बताऊंगा। तो टेम्परेरी हाउस इसीलिए कहा जाता है, प्रेसिडेंट इसको कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। कभी भी इन द सेंस
जब तक प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी मिल रही है सरकार चलेगी, जैसी मेजॉरिटी कम हुई सरकार गिर जाएगी और प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। तो एमपी का सेक्शन समझ आया। सबसे पहले हमने सीट्स देखी, इलेक्शंस देखी, क्वालिफिकेशंस देखी। ओके, एक पॉइंट और है, अगर ये एमपीज लगातार 60 डेज तक एब्सेंट रहते हैं कंटिन्यू विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो इन्हें इनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। ये चल सकता है 59 डेज ना आए, 1 डे आ जाए, लेकिन कंटिन्यू 60 डेज नहीं होना चाहिए। तो अगर एमपीज लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहेंगे तो इन्हें इनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा और इनकी पोस्ट पर दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा। डन। ओके, तो हमारा ये एमपी का सेक्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम किस पे, स्पीकर पे। सॉरी। ओके, स्पीकर देखो। सबसे पहले स्पीकर के लिए एज होनी चाहिए 30 इयर्स मिनिमम। एमपी के लिए कितनी एज है, 25 इयर्स। स्पीकर के लिए कितनी एज होगी, 30 इयर्स। किसको स्पीकर बनाया जा सकता है, देखो जो मेजॉरिटी पार्टी है, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी में जो सबसे सीनियर एमपी होगा, सीनियर एमपी इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी सबसे सीनियर एमपी होता है उसे ही क्या बनाया जाता है यहाँ पे, स्पीकर। जैसे क्लास में होता था ना, कोई सुपीरियर बच्चा हमें दिख रहा है तो हम मॉनिटर बना देते थे, तो उसी से समझो जो सीनियर एमपी होगा मेजॉरिटी पार्टी का, उसको क्या बनाया जाएगा, स्पीकर बनाया जाएगा। कंडीशन क्या है उसके लिए, एज होनी चाहिए मिनिमम 30 ईयर्स। अब स्पीकर के पास एक पावर होती है, क्या है पावर, कोरम, हिंदी में बोलते हैं कोरम। बहुत बार पूछा जाता है कोरम किसके पास होती है पावर, स्पीकर के पास होती है। क्या मतलब होता है कोरम का, देखो होता था ना जब हम छोटी क्लासेस में थे तो क्या होता था, फेस्टिवल का कोई सीजन आने वाला है, कोई रेनी सीजन है, 1-2 बच्चे क्लास में आते थे तो टीचर उस दिन पढ़ाते नहीं थे, ये बोल देते थे कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या XYZ जो भी एक्सक्यूज देते थे। तो सेम यही होता है लोकसभा में, अगर टोटल एमपीज के 1/10 से कम एमपीज, लेस देन एमपीज अगर प्रेजेंट हो, दोबारा देख लो, कभी भी लोकसभा में टोटल एमपीज, टोटल कितने हमारे पास 545, उनके अगर 1/10 से कम एमपीज प्रेजेंट होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ 10% से कम एमपीज अगर लोकसभा में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो उस टाइम पे स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या डिक्लेयर कर सकता है, कोरम। कोरम का मतलब क्या है, उस दिन के लिए, एक दिन के लिए लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उस दिन कोई काम नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और क्या, नेक्स्ट डे के लिए प्रोसीजर कर दिया जाएगा। तो कोरम क्या है, एक पावर है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। किस तरह की पावर है, जब भी कभी लोकसभा में 10% से कम एमपीज प्रेजेंट होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन डिक्लेयर कोरम। कोरम में क्या होगा, उस दिन के लिए लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और नेक्स्ट सेशन के लिए फिर स्टार्ट किया, यानी नेक्स्ट डे प्रोसीजर होगा, उस दिन के लिए लोकसभा डिसॉल्व होगी। क्लियर। अब जो लोकसभा में काम चलता है वो सेशंस में काम चलता है, जैसे स्कूल्स में हम लोग पढ़ते थे ना, पीरियड्स या लेक्चर्स चलते थे, सेम ऐसे ही 3 सेशंस चलते हैं लोकसभा में। फर्स्ट इज बजट सेशन, सेकेंड इज मॉनसून सेशन, एक साल में 3 सेशंस होते हैं, एंड थर्ड इज विंटर सेशन। तो लोकसभा में एक साल में 3 सेशंस चलते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट सेशन चलेगा अप्रोक्स फरवरी से अप्रैल तक, कोई ऐसे डेट फिक्स नहीं है, अप्रोक्स एक आइडिया होता है, फरवरी से अप्रैल तक। उसके बाद क्या पड़ेगा, कुछ दिन के लिए छुट्टियां पड़ेंगी, देन ये स्टार्ट हो जाएगा मई जून में और चलेगा ये सितंबर अक्टूबर तक। देन कुछ दिन की छुट्टियां पड़ेंगी, देन अक्टूबर में ये स्टार्ट हो जाएगा और ये जनवरी तक चलेगा। देन फिर अगेन बजट, मॉनसून एंड विंटर। तो मैंने कहा हर सेशंस के बाद छुट्टियां होती हैं, ये जो छुट्टियां होती हैं कितनी नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2 months। दो महीने से ज्यादा की ये क्या नहीं होनी चाहिए, छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरली सर चलते हैं हमारे क्या 3 सेशंस, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर देश में कभी आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो कितने सेशंस होंगे, 2 सेशंस रिक्वायर्ड। इन तीनों में से कोई भी 2 सेशंस लगेंगे इमरजेंसी में, और उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 months। क्लियर।
तो लोकसभा में काम चलता है 3 सेशंस में, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तीनों के बीच में गैप नॉट मोर देन 2 मंथ्स। ड्यूरिंग इमरजेंसी 2 सेशंस रिक्वायर्ड, नॉट मोर देन 6 मंथ्स, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। डन। एक और सेशन होता है ज्वाइंट सेशन। देखो ये बिल्कुल अलग है। क्या होता है, जब लोकसभा एंड राज्यसभा को मर्ज कर दिया जाए, दोनों अलग अलग हाउसेज हैं, लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, जब लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज कर दिया जाता है उस सेशन को बोलते हैं हम ज्वाइंट सेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा। अब तक ये सिर्फ 3 बार लगा है इंडिया में। ओके, क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है, ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, कौन इनवाइट करता है, हु इनवाइट ज्वाइंट सेशन, किसके पास पावर है ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, लोकसभा राज्यसभा को मर्ज कर सकता है? तो प्रेसिडेंट इनवाइट ज्वाइंट सेशन। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सेशन को इनवाइट कर सकते हैं। ओके, अब देखो लोकसभा के अपने हेड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। सेम राज्यसभा के भी अपने हेड होते हैं जिन्हें चेयरमैन बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। दोनों के अपने अलग अलग हेड हैं, लेकिन जब ज्वाइंट सेशन होगा तो इसका हेड कौन होगा, हु लीड ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन को लीड कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा विल लीड ज्वाइंट सेशन। क्लियर? ओके, उसके अलावा मैं बात करूं, लोकसभा में रिजर्वेशन है फॉर SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अप्रॉक्स 84 सीट्स रिजर्व है फॉर ST एंड 47 सीट्स रिजर्व है फॉर ST के लिए। क्लियर? तो लोकसभा समझ आया आप लोगों को। सबसे पहले MPs देखा हमने, आर्टिकल देखा 81, उसके बाद 3 नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस कहा जाएगा, टेम्परेरी हाउस कहा जाएगा, हाउस ऑफ पीपल कहा जाएगा। MPs के बारे में देखा, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है एज 25 होनी चाहिए, सीट्स मैक्सिमम 552 एंड प्रेजेंट में 545। एक अमेंडमेंट हुआ 104th अमेंडमेंट, जिसमें अभी एंग्लो इंडियन की सीट्स को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। फॉर्मूला क्या यूज होगा, 50% + 1। वोटिंग टाइप क्या होगा, FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। 3 सेशंस लगते हैं। स्पीकर सब ओके, स्पीकर के लिए एज 30 ईयर्स, कोरम की पावर स्पीकर के पास होती है। कंडीशन क्या है, 10% से कम MPs जब प्रेजेंट होंगे उस टाइम पे स्पीकर कोरम डिक्लेयर कर सकते हैं। 3 सेशंस होंगे, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन। गैप 2 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग इमरजेंसी 2 सेशंस रिक्वायर्ड, कोई भी 2 सेशंस लग जाए, और गैप नॉट मोर देन 6 मंथ्स। क्लियर? ज्वाइंट सेशन, प्रेसिडेंट इनवाइट ज्वाइंट सेशन एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा विल लीड ज्वाइंट सेशन। तो ये है पूरी लोकसभा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनना लोकसभा से, इतना ही क्वेश्चन बनता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा लोकसभा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे राज्यसभा। ठीक है, थैंक यू सो मच।